तो दोस्तों पिछला एक हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें शेयर मार्केट में देखने को मिली है। तो स्पेसिफिकली काफ़ी सारे स्टॉक्स जिन पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन स्टॉक्स को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जिनमें एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, जो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट इन शेयर्स में आ रही है। अब उनके रीज़न क्या है गिरावट के, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या आपको इन शेयर्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस शेयर के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस शेयर में जब इसका रिजल्ट आया था तो 11 से 12% की गिरावट सिंगल डे में देखने को मिली थी। इतने खराब रिजल्ट्स इसने पेश किए थे। उसके बाद इसका शेयर गिर के 2800 रुपीज के आसपास आ चुका है। तो काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करें या ना करें। तो देखिए यहां पर आपको एक दो चीजें समझनी है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले उस शेयर में गिरावट क्यों आई है, क्या रिजल्ट्स खराब होने की वजह से गिरावट आई है या कोई मार्केट में ही गिरावट आई है उस वजह से गिरावट आई है। देखिए अगर मार्केट की गिरावट की वजह से एक जनरल करेक्शन आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर शेयर के रिजल्ट्स की वजह से गिरावट आई है और वो शेयर्स अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ के नीचे चले जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ऐसे शेयर्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है जब तक वो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर दोबारा से नहीं आते हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर भी आपको ये जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक बार ही जब कोई शेयर अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो उसके बाद कितना फॉल आएगा उस शेयर में ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा यहां पर रिस्की ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही चीज अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी देखने को मिल रही है। 3300 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल था जिसपे काफी एक साल से पिछले ये शेयर 3300, 3000, 3300 इन लेवल्स पे अच्छा ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी रिजल्ट्स के बाद इसने उसको भी तोड़ के नीचे चला गया है। तो देखिए यहां पर चाहे फंडामेंटली अच्छा शेयर है लेकिन 2-3 महीने जब तक इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक इस शेयर में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और जब तक ये अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आके थोड़ा टाइम नहीं यहां पर स्पेंड करता है शेयर का प्राइस, तब तक आपको इस शेयर को कंप्लीटली इस वक्त अवॉइड करके चलना है। वो चीज आपको यहां पर समझ कर चलनी है। दूसरा शेयर जिसपे काफी सारे सवाल आ रहे हैं डिविज लैब्स। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी लेकिन मैं यहां पर आपको दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूं। इसके शेयर में 11-12% की गिरावट अभी देखने को मिली है और ये भी अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ के नीचे जा चुका है। यहां पर भी 3300 से 3600 के बीच में एक सपोर्ट लेवल हुआ करते थे जहां पर ये शेयर काफी समय तक ट्रेड कर रहा था, लेकिन रिजल्ट्स इसके उम्मीद से काफी खराब आए हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 66% की गिरावट देखने को मिली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी गिरावट इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिली है, जिसके बाद इस शेयर में गिरावट आई है। तो इस शेयर में भी आपको डिप बाय करने की अभी जरूरत नहीं है जब तक ये अपने क्रिटिकल जो सपोर्ट लेवल्स हैं उस पे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, क्योंकि यहां पर हो सकता है गिरावट देखने को और मिले। अगर ये अपने जो इसका सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर आ पाता है तो एक अच्छा ऑप्शन यहां पर इन्वेस्टमेंट का होगा। तीसरी कंपनी जिसपे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स हम ये नहीं बोल सकते हैं कि खराब रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ग्रोथ उस लेवल की नहीं हुई जितनी प्राइस टू अर्निंग रेशो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को मिली हुई है। तो ऐसे शेयर्स में गिरावट तब आती है जब वो जो ग्रोथ है जो मार्केट को एक्सपेक्टेड है वो इस शेयर में नहीं देखने को मिली। और अभी अगर हम इस शेयर के प्राइस की बात करते हैं तो देखिए अभी 840 रुपीज के आसपास ये चल रहा है। अब रिजल्ट्स खराब आए हैं और आने वाली जो 1-2 क्वार्टर है वहां पर भी उस लेवल की विजिबिलिटी इस शेयर में आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो उस चीज को भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है, थोड़ा जो ओवरऑल स्लो डाउन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो कि जितने भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पर देखकर यही चीज समझ आ रही है कि ओवरऑल मार्केट में अब स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जो कंपनीज के रिजल्ट है उसमें ये चीज दिख रही है और हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट में भी वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें भी आपको पेशेंस रखने, अगर आपको एंट्री करनी है तो ये एक अच्छा लेवल है एंट्री करने का,
लेकिन बहुत सारा पैसा आपको लगाने की इस वक्त भी जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि अब ये शेयर अपने नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करने वाला है, वहां पर ग्रोथ आएगी तो उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन उस टाइम तक मुझे लगता है एक 825 का इसका सपोर्ट लेवल है, अगर उसको ये तोड़ता है तो आपको थोड़ा सा वेट उस वक्त करना होगा और उस वक्त जब एक अच्छी गिरावट आए तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। 825 से 850 के लेवल्स पे एक थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट एक आप यहां पर अपनी करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल पिछले एक हफ्ते में आए हैं, स्पेशली बजट के बाद से, वो आया है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे। उसमें एचडीएफसी लाइफ पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। इस पे भी मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर ली है, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए एचडीएफसी लाइफ के शेयर में भी हमने लगातार यही बात की है, 500 से 520-30 रुपए का जो एक लेवल है वो काफी क्रिटिकल लेवल इसका रहा है। उस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ के शेयर नीचे जा चुका है। अब देखिए कंपनी के रिजल्ट्स में की वजह से ये गिरावट नहीं हुई है, ये गवर्नमेंट के जो अभी रिसेंट एक पॉलिसी चेंज आया है उसकी वजह से एचडीएफसी लाइफ के शेयर में गिरावट आई है। और मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, ये अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित होगी और यहां पर मुझे लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में आपको मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे बिलीव करते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अब देखिए क्या है कि जो 5 लाख रुपीज से ऊपर वाली पॉलिसीज है उसमें टैक्स अब गवर्नमेंट ने कर दिया है। अभी तक ये लोग वो पॉलिसीज बेच रहे थे, अब ये उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट्स लाएंगे और वहां पर ग्रोथ लाएंगे। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी यही खासियत होती है कि जब मार्केट की स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करके ग्रोथ लाती हैं। और मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अभी भी एक अच्छी ग्रोथ इंडिया में होने वाली है और उसमें मुझे एचडीएफसी लाइफ पर्टिकुलरली सबसे अच्छा शेयर लगता है। लेकिन आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का कोई और शेयर अच्छा लगता है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा एशियन पेंट्स पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो देखिए एशियन पेंट्स के बारे में मैंने आपको हमेशा यही चीज बोली है कि अभी जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मुझे हमेशा से ज्यादा लगी है। जब 3400 पे था तब भी मैंने आपको यही बोला था, 3000 का सपोर्ट था तब भी हमने यही बात की थी। अभी ये 2700 के आसपास है तो भी मुझे इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इसकी जो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है उससे मैच होती हुई नजर नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इतनी कम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचूंगा जो ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनीज है और उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतनी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये शेयर 2400 2500 एटलीस्ट इन लेवल्स तक नहीं आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी थोड़ी सी नीचे लोअर 60s के लेवल पे नहीं आती है जिसमें प्री पेंडेमिक जो एरा था उसमें इसका शेयर चला करता था, तब तक आप इस शेयर को अवॉइड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये एशियन पेंट्स को लेकर मेरे खुद के पर्सनल व्यूज हैं, मोस्टली लोग आपको यही बोलेंगे इस वक्त कि इन्वेस्ट करिए, तो आपको उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। मुझे एशियन पेंट्स हमेशा से एक महंगा शेयर लगा है, उस चीज को आपको यहां पर ख्याल रखना है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी यहां पर ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, एक मोनोपोली कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। स्पेशली पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट को अगर हम देखेंगे उस वजह से इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, 95 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो मुझे ये शेयर भी इस वक्त महंगा नजर आता है और मुझे लगता है कि ये भी जब अपने प्री पेंडेमिक एरा में 60s और 70 की प्राइस टू अर्निंग पे चलता था, जब तक ये उन लेवल्स पे नहीं आता है तब तक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं नजर आ रही है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की। देखिए मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं कि चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो उसका प्राइस भी साथ में अच्छा होना चाहिए। किसी भी कंपनी में हम किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को किसी भी प्राइस में इन्वेस्ट कर देंगे तो रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगी, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा अपनी रिटर्न्स के लिए। और यही चीज मुझे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में यहां पर नजर आती है। आपको धीरे धीरे करके कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। लास्ट वीक हमने कुछ कंपनीज पे बात की थी, वो सभी कंपनीज में अच्छी रिटर्न्स आपको मिल गई होगी। एसबीआई कार्ड्स में मैंने बात की थी, वहां पर 700 का सपोर्ट था, आपने देखा एक हफ्ते में एसबीआई कार्ड्स फिर से 750 के आसपास आ गया। हमने बात की थी आईसीआईसी बैंक पे, वहां पर एक अच्छी रिटर्न आपको एक हफ्ते में देखने को मिल गई क्योंकि यहां पर बिना ज्यादा रीजन के गिरावट आई थी, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज भी इनकी कम थी। और ऐसी ही कंपनी को आपको इन कॉम्बिनेशन के साथ चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आखिरी कंपनी दोस्तों जिस पे हम बात करने वाले हैं डीमार्ट। तो डीमार्ट क्या, देखिए कंपनी अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर की ही प्राइस टू अर्निंग रेशो हमेशा से ज्यादा रही है और पिछले 3-4 साल से जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से ही इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो हायर साइड पे रही है और अभी अपनी ऑल टाइम लो प्राइस टू अर्निंग रेशो पे शेयर चल रहा है। मुझे लगता है कि 3400 के लेवल्स पे एक वन टाइम आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट एक 10% का जो हमारा लमसम जाता है वो आप इस शेयर में करने के बारे में सोच सकते हैं। 1-2 हफ्ते पहले भी मैंने आपको 3400 3500 के लेवल्स बताए थे जिसमें आपको थोड़ा बहुत इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलना है। और ये सारी कंपनीज दोस्तों, जिन भी कंपनीज पे आज हमने बात की है वो सारी कंपनीज में गिरावट की रीजन क्या है कि इनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आए हैं। तो आपको ये एक डिफरेंशिएट करके हमेशा से चलना है, वो कंपनीज जो रिजल्ट की वजह से गिर रही हैं और वो कंपनीज जो जिनके रिजल्ट अच्छे थे लेकिन उसके बाद भी वो कंपनीज गिर रही हैं। वो कंपनीज जो अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिर रही हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है और वो कंपनीज जिनमें खराब रिजल्ट्स की वजह से गिरावट आती हैं वहां पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेवल जो उनके चार्ट्स पे दिख रहे हैं उनके हिसाब से इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। ये डिफरेंशिएट करके आपको चलना है। सारे स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको हमेशा समझ के चलनी है। रीजन क्या है उसकी गिरावट का वो भी आपको समझकर इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। इनमें से कई कंपनीज में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये व्यूज बायस्ड भी हो सकते हैं, वो चीज भी आप ख्याल में रखिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।